मैं फकीरनी थी, रात को मुंह छुपाकर सड़क किनारे भीख मांगती थी। आज रात एक अमीर आदमी की मैं मिन्नत करने लगी कि मुझे खाने को कुछ दे दो। वो कहने लगा कि मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मान गई क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी, तो मैं इसके साथ चल पड़ी। इस अमीर मर्द की बीवी मर चुकी थी और इसका एक बच्चा भी था। पहले इसने मुझे खाना दिया और फिर रात को इसने मुझे, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ना था। रात के वक्त एक अमीर शख्स की मिन्नत करने लगी। मैं भूख से मरने वाली थी, कुछ खाने को दे दो। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी बीवी मर गई है, अगर तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो तो मैं तुम्हारे जिंदगी जन्नत बना दूंगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए मुझे भी नींद आ जाती थी और सुबह उठती तो बच्चा गायब होता। मैं बच्चे का पूछती तो मालिक कहता बच्चा शाम को आ जाएगा। एक रात मेरी आंख खुली तो मेरी जान निकल गई। मालिक मकान ने आज मुझे मकान खाली करने को कह दिया। मैं पिछले 2 माह से मकान का किराया नहीं दे सकी थी। किराया कहाँ से देती, जबकि मेरे पास तो खुद खाने को पैसे नहीं थे और मैं भी 6 हफ्ते से तकरीबन भूखी थी। बस रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े थे जो पानी में डुबोकर खाकर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो चुके थे। घर का सारा सामान एक एक करके बेच चुकी थी। अब तो घर में सिवाय कपड़ों के कुछ भी ना था, इसलिए मैं खामोशी से मकान खाली करके निकल आई। सारा दिन इधर उधर घूमती रही, लेकिन रात को ना मेरे पास कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने को कुछ था। मेरा भूख से इतना बुरा हाल था कि मुझे एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी पिछली जिंदगी को याद करके रो रही थी। अचानक मेरी नजर एक शख्स पे पड़ी। वो काफी अमीर लग रहा था। वो बेकरी से बहुत सामान लेकर निकला। मैंने जाकर इसके पांव पकड़ लिए और इससे कहा कि साहब मुझे कुछ खाने को दे दो क्योंकि मैं भूख से मरने वाली हूँ। इसने मुझे कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन मैंने इससे बताया कि मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं किराए के घर में रहती थी। मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया। बस मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। इसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे खाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फौरी हामी भर ली और इसके साथ इसके घर आ गई। इसके घर एक छोटा सा बच्चा था जो तकरीबन 5 साल का था। इस शख्स ने मुझे वो सारी चीजें दी और कहा कि जो दिल चाहता है खा लो। मैंने पहले पेट भर के खाना खाया। इस आदमी को भी शायद एहसास हो गया था कि मैं भूखी हूँ, इसलिए इसने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद इसने मुझसे पूछा बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा मासी घूमने लगा कि मैं किस मुंह से इस शख्स को बताऊं कि मैं कौन हूँ। लेकिन इसने कहा कि अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। मैंने इससे बताया कि मेरा ताल्लुक एक अमीर कबीर खानदान से है, लेकिन मुझे कॉलेज में ही एक लड़के से प्यार हो गया। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। इसके माँ बाप नहीं थे, वो अपनी मेहनत से पल रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते से राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने खानदान वालों के डर से वो शहर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग बहुत खुश थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता था, क्योंकि इसे भी एहसास था कि मैं इसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी जिंदगी का ये फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताई और ना कभी अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। लेकिन एक हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं थी और इस तरह के हालात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और जो तालीम मेरे पास थी इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। मेरी तमाम डिग्रीज के कागजात सब कुछ मेरे वालिदैन के घर ही थे। शौहर के मरने के बाद मैंने वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्योंकि हमने पहले पूरे खानदान में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी है, बल्कि बाकायदा तुम्हारा जनाजा तक कर दिया था। इसलिए अब तुम पलट कर हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। मेरे शौहर को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। पहले तो 1 महीना इर्द गिर्द के लोग मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की मुख्तलिफ चीजें बेचकर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मालिक मकान को किराया ना देने की वजह से आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। घर में बेचने को भी कुछ नहीं बचा। अगर आप मदद ना करते तो शायद मैं ऐसी ही सड़कों पर भूख से मर जाती। इस शख्स ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं, आप मेरे घर में रहें, मेरे इस बेटे की अच्छी परवरिश कर ले, मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना ही होता, लेकिन मेरा बेटा पैदाइश के वक्त ही मर गया था। इसको अपना बेटा समझकर ही इसकी परवरिश करूंगी। मैं बहुत खुश थी, इस घर में रहती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की परवरिश करनी थी, इसे वक्त से खाना खिलाना, इसके कपड़ों का ख्याल रखना और बस बाकी घर के हर काम के लिए नौकरानी मौजूद थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो बच्चा बिस्तर पे मौजूद नहीं था। मैं उठकर बाहर आई और फिर पूछा कि साइम कहाँ है। मालिक ने बताया वो कुछ देर तक आ जाएगा।
जाएगा? मैंने मालिक से बहुत दफा पूछा साइम कहाँ गया, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। वो मालिक था इसलिए मैं जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो मुझे नौकरी से निकाल देता तो मैं कहाँ जाती। और फिर तो ये सिलसिला चल निकला। रोजाना रात को मैं साइम को सुलाते हुए सो जाती और सुबह जब उठती तो बिस्तर पर साइम मौजूद ना होता, लेकिन शाम को आ जाता। मैं जब भी इससे पूछती कि वो कहाँ गया था तो वो कोई जवाब नहीं देता था, और मालिक ने तो पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम्हारा इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की परवरिश और अच्छी तरबियत करना है, बस वही करो। मैंने इसके बाद बच्चे से पूछना भी छोड़ दिया। एक रात को मेरी आंख खुली तो बच्चा मेरे पास ही बिस्तर में मौजूद था। मैं तजस्सुस में जागती रही, लेकिन न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और दूसरे दिन हमेशा की तरह बच्चा बिस्तर पे मौजूद ना था। उस दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बाहर आई। मेरा मालिक बाहर बैठा और इसकी मेरी तरफ पीठ थी। क्योंकि मैं नंगे पांव बाहर आई थी इसलिए मेरे कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी। मालिक फोन में मगन था, लेकिन मैं इसका हुलिया देख के हैरान रह गई और अंदर ही अंदर डर भी गई और वापस कमरे में आ गई। इससे पहले तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा मालिक क्या काम करता है। मुझे अपनी तनख्वाह से गर्ज थी, लेकिन इसके बाद मैंने वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मालिक क्या काम करते हैं, तो मालूम हुआ वो तो एक बिजनेसमैन है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा किसी को नहीं बता सकती थी। ये बात मैंने सबसे छुपाई हुई थी, और इसे मालूम हो जाता कि मैं इसके राज से वाकिफ हो गई हूँ तो न जाने वो मेरे साथ क्या करता। इसलिए मैं खामोश हो गई। एक दिन किताबों की अलमारी सेट करते हुए एक किताब हाथ से नीचे गिर गई। इसमें से एक तस्वीर निकल कर नीचे गिरी। जब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे यूं लगा कि कमरे की छत मेरे सर पर आ गिरेगी, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे शौहर की थी। और मैं हैरान थी कि मेरे शौहर की तस्वीर इसके पास क्या कर रही है। लेकिन इसका उस रात वाला रूप याद करके मुझे लगा कि अगर इसे मालूम हो गया कि मैंने ये तस्वीर देखी है, या फिर ये मालूम हो गया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उस वक्त तो डर के मारे मैं सब कुछ सीधा करके कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन अब मुझे अपनी जान का खतरा लाहक हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी फिक्र की बात ये थी कि मुझे जान का खतरा तो था ही, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक तो इसके घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था, और मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया था। मुझे ऐसे लगता जैसे ये मेरा बच्चा हो। इस बच्चे से मुझे खास किस्म की उनसियत सी हो गई थी, और इसके अलावा मुझे इस तस्वीर का राज भी जानना था। इस बंदे के पास मेरे शौहर की तस्वीर क्यों है? इस शख्स का होलिया देखकर जो मेरे दिमाग में खौफ आया, अगर वो खौफ सच हुआ तो मैंने इसको छोड़ना ना था, क्योंकि बराह रास्त इस इंसान से पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ भी था, मुझे यहाँ रहते हुए 3 माह हो चुके थे। इस बच्चे ने मुझे अब मम्मा कहना शुरू कर दिया। मैंने इसे बहुत मना किया कि मुझे मम्मा ना कहा करो, लेकिन फिर भी वो मुझे मम्मा ही कहता। मालिक को भी इस बात से एतराज नहीं था, और मैं फिर इस बच्चे से अपनी प्यासी ममता को सैराब कर लेती। इसके बाद भी 1-2 दफा ऐसा ही हुआ कि रात को मेरी आंख खुली और छुपके से बाहर निकली, लेकिन मेरा मालिक कहीं नजर ना आया। मुझे लगा कि जो मैंने देखा है या जो कुछ इस रात दिखाया वो ख्वाब था, लेकिन वो गलत नहीं था। मेरे शौहर की तस्वीर इसके पास सोना ये वाकई हैरत की बात थी। मुझे मालिक ने एक फोन दे दिया था ताकि बवक्त जरूरत इससे राब्ता कर सकूं। एक दिन इस पर एक नंबर पे फोन आया। मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मेरा फोन कमरे में पड़ा हुआ था, मैं बाहर थी। जब तक मैं कमरे में आई तो फोन बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद इस नंबर पे एक मैसेज आया जिसमें मुझे मेरे नाम से बुलाया गया कि तुम कैसी हो। मुझे हैरत हुई कि कौन है जो मेरे नाम से मुझे जानता है। मुझे लगा कि मेरे घर के नौकरों में से कोई शरारत कर रहा है, इसलिए मैंने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद कोई मैसेज भी ना आया तो मैं बेफिक्र हो गई। फिर रोज रात को इस नंबर से मैसेज आते। कभी मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई ना कोई बात होती, कभी मेरे माँ बाप के बारे में कोई बात होती, तो कभी मेरे शौहर के बारे में। और अक्सर तो ये बातें होती हैं जो किसी बंदे को मालूम नहीं थी, वो तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मुझे डर लगने लगा था, न जाने ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। इसका एक ही तकाजा था कि इसे अपना दोस्त समझो। मुझे कोई भी मसला हो तो मैं इसे सिर्फ एक इशारा कर दूं, वो मेरा मसला हल कर देगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वो सिलसिला चल निकला। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती वो हर नए नंबरों से मुझसे राब्ता करता, ऐसी ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती। एक दफा मुझे शक हुआ कि ये मेरा मालिक है, और अब जिसको मैं अपना वहम समझकर या अपना ख्वाब समझकर भूल चुकी थी वो मुझे सच लगने लगा था कि मेरा दाना पानी अब यहाँ से उठ गया है। मुझे किसी तरह भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ कम अज कम इज्जत महफूज थी। मुझे मालिक पर शक हुआ तो मैंने मालिक पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन इसकी किसी भी अमल से ये जाहिर नहीं होता था कि मेरे
मेरे बारे में वो बहुत कुछ जानता हो और वही मुझे तंग कर रहा हो, क्योंकि अक्सर मालिक घर पर होता, मेरे सामने बैठा कुछ काम कर रहा होता, लेकिन मेरे नंबर पर मैसेज आ रहे होते थे। इसकी कोई डिमांड भी नहीं थी, इसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं इससे बात करूं, इसको अपना दोस्त समझूं, इसको अपनी परेशानी बताया करूं। जब वो दिन गुजरे और इसने इतना कुछ जाने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी किस्म से ब्लैकमेल नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इससे बात करने लगी। अपनी कोई परेशानी तो इससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन इससे बात करती थी। इधर उधर की हंसी मजाक की, लेकिन इसके बारे में पूछती कि मेरे बारे में कैसे जानते हो, तो वो जवाब नहीं देता। अपने बारे में ये बताता था कि प्राइवेट जॉब करता हूँ और ये कि वो गैर शादीशुदा है, इस दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में तो मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी इससे दोस्ती हो गई। मैं कोशिश करती कि किसी के सामने इससे बात ना करूं, इसलिए मैंने ये बात भी कह दी और इसने भी कहा कि वो इस चीज का ख्याल रखे। अब हम अक्सर रात को बात किया करते, जब सब सो जाते तो रात को देर तक बातें करने की वजह से सुबह मेरी आंख नहीं खुलती और जब मैं उठती थी तो बच्चा नहीं होता। अब मैं इसकी आदी हो चुकी थी, ये सब इससे डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये इस घर का राज था और मैंने इस घर का नमक खाया है। और वैसे भी वो कौन था जो कुछ इसने अपने बारे में बताया था, वो सच था या नहीं मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए वो बस एक टाइम पास था, जिससे बात करके अपना आप हल्का कर लेती हूँ। एक दिन शाम को मालिक और इसका बच्चा दोनों आगे पीछे चलते हुए घर आए थे। आते साथ मालिक ने कहा कि जल्दी से चाय और इसके साथ चीजों का इंतजाम कर दो, क्योंकि इसका बहुत करीबी दोस्त आज घर आने वाला है। मैंने चाय के साथ साथ पकौड़े और इस तरह की चीजें भी तैयार कर दी। मुझे बाहर से आवाज आना शुरू हो गई, जैसे महसूस हो रहा था कि मेहमान आ गए हैं। मैं कामों में मसरूफ होकर वो फोन वाला बंदा और इसकी बात भूल गई थी। इसने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएगा। मैं बाहर निकली तो लॉन्च में खड़े इंसान को देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल आई और इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी और मालिक और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था, जिसकी लाश मैंने अपने हाथों से दफनाई थी। मैं तो इसे हैरत से देख रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ा है। जब इसने मेरे चेहरे पर इतनी ज्यादा हैरत देखी तो इसने कहा कि यकीन कर लो कि मैं ही हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं तो इसे छूकर देख रही थी और मुझे यकीन हो गया कि वो सच में जिंदा है। तो मैं इसका हाथ पकड़कर रोने लगी। इन सारे महीनों में बर्दाश्त की गई तकलीफें मुझे एक एक करके याद आने लगी और मैंने इससे पूछा कि अगर वो जिंदा था तो वो कौन था जिसकी लाश हमारे घर में आई थी, और कहा इससे मालूम था कि इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो वो इतने महीने मुझसे गाफिल कैसे रहा। इसने कहा क्योंकि इसके पास बहुत से राज हैं, मैं खुद को तैयार कर लूं और एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठा दूंगा, और जो मेरे सवाल हैं इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है। सबसे पहले तो इसने कहा कि वो रॉन्ग नंबर वाला जो तुम्हारे बारे में सब जानता था वो मैं ही हूँ। पहला तुम्हारा इनाम है कि मैं आज तुम्हारे सामने आ गया हूँ। इसकी बात सुनकर जब मैंने गौर किया तो मुझे याद आया कि वो जो बातें वो बंदा करता है वो मेरे अलावा मेरा शौहर तो जानता था, लेकिन ये मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये मेरा शौहर भी जिंदा हो सकता है। मैंने इससे कहा कि अगर वो जिंदा था तो वो कहाँ था, मुझे पहले अपने बारे में सब कुछ बताया। इसने बताया कि हम लोग शादी करके तो यहाँ आ गए, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हारे वालिदैन ने हमारे बारे में तफसीलात ले ली थी। इन्होंने खानदान में तो ये जाहिर कर दिया कि तुम एक हादसे में मर गई हो और एक लड़की की कुचली हुई लाश इन्होंने बाकायदा दफना दी, बल्कि हर साल तुम्हारी बरसी भी करते थे। लेकिन वो मेरे दुश्मन हो गए जो इनकी लड़की को भगा कर लेकर आ गया था। लेकिन इसी दौरान मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गए। और फिर हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बेटा इन्होंने उठा लिया और इसकी जगह एक मुर्दा बच्चा रख दिया जिसे हम अपना बेटा समझ के दफना आए थे। ये बात मुझे भी मालूम नहीं हो सकी थी कि मेरा बच्चा जिंदा है। ये भी बहुत देर बाद पता चला। अब इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी, मुझे बार बार नौकरी से निकलवाना शुरू कर दिया। मैंने इन सालों में इतनी सारी नौकरियां बदली तो इसकी यही वजह थी, जहाँ भी नौकरी करता वहां से निकलवा देते। लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ देती रही, मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाती। और फिर एक दिन इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन ना जाने किसकी दुआ ने मुझे बचा लिया और एक राहगीर इस फायरिंग का निशाना बन गया। मुझे मालूम हुआ कि वो हमला मुझ पर हुआ है। मुझे तो यही लगा कि इस बंदे पे फायरिंग हुई है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे बाप का मुझे धमकी भरा फोन आया और इसने कहा कि अगर तुम बच गए हो तो आइंदा नहीं बचोगे। तो मुझे मालूम हुआ कि वो लोग तो मेरी जान के दुश्मन हैं। नौकरियों से निकलवाना ये तो मुझे मालूम था, मेरा ससुर ही कर रहा है, लेकिन मेरी जान के दुश्मन हो सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद हासिल की जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब CS
सक्सेस करके वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया था। मैंने इससे मदद की दरख्वास्त की तो इसने अपनी दोस्ती की खातिर मेरी मदद का वादा कर लिया और इसने मालूमात हासिल कर ली तो मालूम हुआ कि पेशा वराना कातिल की खिदमत हासिल की गई थी ताकि मुझे खत्म किया जा सके। मुझे मालूम था कि कभी ना कभी तो मैं कहीं ना कहीं किसी तरफ से आने वाली आंधी गोली का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने कोई चाल चली और मुझे अगवा कर लिया और किसी हादसे में कुचली हुई लाश तुम्हारे पास भेज दी और कहा तुम्हारा शौहर मर गया है। इसके बाद तुम बेहतर जानती हो कि तुम्हारे क्या हालात थे। सब कुछ तुम्हारे बाप ने ही किया था ताकि तुम्हें एहसास दिला सके। तुमने जो कदम उठाया वो बहुत गलत था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां से जल्दी निकल आया। इस काम के लिए भी मैंने अपने दोस्त की मदद हासिल की और इसने तब तक मालूमात हासिल कर ली और इससे मालूम हो गया कि मेरा बेटा जिंदा है और इसे इन लोगों ने अपने एक मुलाजिम के पास गांव में रखा हुआ है। इसने रातों रात छापा मरवा कर वहां से हमारा बेटा मंगवा लिया और अपने एक बहुत ही होनहार ऑफिसर के घर में रखवा दिया। क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी इसलिए इस पर कभी कोई शक नहीं कर सकता था। तुम भी जानती हो कि तुम्हारे बाप के हाथ कितने लंबे हैं। इन्हें मालूम हो गया कि कौन सा कमिश्नर इसके पीछे लगा हुआ है और इसी ने इस कैद खाने से निकलने में मेरी मदद की थी। और जो बच्चा तुम्हारे सामने घूम रहा है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा है और ये जिस इंसान ने तुम्हें घर में रखा हुआ था वो बहुत ही वफादार ऑफिसर है। बज़ाहिर एक बिजनेसमैन है लेकिन हकीकतन अंडरग्राउंड खुफिया का ऑफिसर है और अब मैं रूपोश होकर तुम्हारे बारे में और बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि शायद तुम लोगों की निगरानी हो रही है। जब इतने दिन तुम लोगों को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि निगरानी नहीं हो रही तो आज मैं सामने आ गया। ये मेरी तरफ की कहानी है। मैंने पूछा कि वो बाकी बातें तो ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर ये एक ऑफिसर है तो इसको एक रात को मैंने देखा कि इसके कपड़े खून से भरे हुए थे, ऐसे जैसी कोई पेशा वराना कातिल है। इसने कहा कि मुझे मालूम है आपने मुझे इस हालत में देख लिया था, लेकिन वो भी सच था। लेकिन जिनको मैं मार के आया था वो मुजरिम लोग थे जिनके पास मैं पेशा वराना कातिल बनकर गया था ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैं इस इदारे में शामिल हूँ। लेकिन घर आने के बाद मैं बैठकर रिपोर्ट पर ही काम कर रहा था कि आपने मुझे इस हालत में देख लिया। मैंने इसके बाद अपना रवैया नॉर्मल रखा क्योंकि मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता था कि आपने जो देखा वो आपका वहम है। लेकिन इसके बाद मैं बहुत मोहतात हो गया। अब मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। वो ये था कि सुबह के वक्त बच्चा इतनी जल्दी कहाँ चला जाता है। इसने कहा ये बच्चा स्पेशल है, इसलिए हमने इस बच्चे को एक स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ दीन की तालीम के साथ साथ बचपन से हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है और जिस स्कूल ये चाहता है इसके बारे में खुले आम बात नहीं की जा सकती। हमने इसका दाखिला करवाया क्योंकि ये बच्चा 150 IQ लेवल का है जो हजारों में 2 होते हैं, इसलिए इसको वहाँ दाखिला मिल गया। मैं सुबह इसे छोड़ आता फिर शाम को वहाँ से ले आता। इसको भी मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जाता है। इसको भी हमने सख्ती से मना कर दिया है और किसी को ना बताया कि वो कहाँ होता है सारा दिन, इसलिए यहाँ कोई इस बारे में बात नहीं करता। मैंने अपने शौहर से पूछा कि अगर अब हम लोग अलग किसी घर में रहेंगे तो भी मेरे वालिदैन को तो पता चल जाएगा, क्या हम सारी जिंदगी खतरे के साथ रहेंगे? क्योंकि अगर इन्हें पता चला तो यकीनन आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसने कहा कि इतना अरसा रूपोश रहने की यही वजह थी। मैंने खुफिया इदारे ज्वाइन कर लिए हैं और अब मेरे पास एक नई शिनाख्त है क्योंकि इस नाम से तो मैं मर चुका हूँ। मुझे कल सर्जरी के लिए जाना है। इसके बाद मैं आराम से तुम्हारे साथ बाकायदा शादी करूंगा और खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस लड़की के बाप ने इसके शौहर के साथ ठीक किया है या नहीं। नाज़रीन ये थी आज की हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।